हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेनली 4 काइंड्स ऑफ टाइट्रेशंस होते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है एसिडिमेट्री एंड एल्कालीमेट्री। एसिडिमेट्री में हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है एसिड। स्टैंडर्ड मतलब जिसका स्ट्रेंथ हमें, जिस सोल्यूशन का स्ट्रेंथ हमारे लिए नोन होता है और उसको यूज़ करके हम दूसरा अननोन सोल्यूशन के स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो एसिडिमेट्री में जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज़ एसिड, और एल्कालीमेट्री में जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज़ बेस या एल्काली। दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, देन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, देन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इनमें से जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है उस पोर्शन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। रेडॉक्स टाइट्रेशन में मेनली एक ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज होता है जिसके साथ रिएक्शन हम करवाते हैं एक रिड्यूस्ड स्पीसीज का, और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज तो करता है लेकिन खुद रिड्यूस्ड हो जाता है। सो ReD2 से हम इसको डिनोट करेंगे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं OX2 से। अब ये प्रोसेस में या तो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज का हमारे पास सोल्यूशन का स्ट्रेंथ नोन रहता है या तो फिर रिड्यूसिंग स्पीसीज का स्ट्रेंथ नोन रहता है। मतलब एक नोन सोल्यूशन के स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके दूसरा अननोन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं। और ये पूरे प्रोसेस में एक इंडिकेटर को हम डिटरमाइनिंग फैक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, जो अपना कलर चेंज के थ्रू हमें बता देता है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जहाँ पे जो रिएक्शन था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है थियोरेटिकली, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज था वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं रिड्यूसिंग स्पीसीज में इन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, एंड जितने भी रिड्यूसिंग स्पीसीज था वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज में कंप्लीटली। लेकिन उस थियोरेटिकल एंड पॉइंट को, जहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन खत्म हुआ है, उस थियोरेटिकल एंड पॉइंट को डिटरमाइन करना या फिर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसीलिए हम इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इंडिकेटर जहाँ पे अपना कलर चेंज करेगा हम उसको मान लेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन एरर। जितना ml ऑफ सोल्यूशन कंज्यूम हुआ है टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट और जितना ml ऑफ सोल्यूशन एक्चुअली चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट आने के लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन एरर। सो ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन का बेसिस। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में जैसे कि नाम है, आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। देन वाई इज आयोडीन यूजफुल फॉर रेडॉक्स टाइट्रेशन? क्योंकि आयोडीन का जो 2 फॉर्म है, एक फॉर्म है I2 जिसका वैलेंसी है 0, मतलब जो 0 स्टेट में रहता है, और एक है इसका एनायन फॉर्म I-। ये दोनों रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में और आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन है, उनमें से सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन कौन सा है, जिस डेफिनेशन को हम कोई भी कंडीशन में यूज़ कर पाएंगे और जो गलत नहीं होगा, वो है कि रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन के रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम टेट्राथायोनेट, मतलब Na2S4O6, और उसके साथ हमें I- जेनरेट होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द होल इक्वेशन। इस इक्वेशन में सोडियम का ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ पे भी सोडियम +1 स्टेट में है, यहाँ पे भी सोडियम +1 स्टेट में है। चेंज क्या हो रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O3 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन S4O6, और उसी के साथ आयोडीन भी आयोडाइड में चेंज हो रहा है। सो सिर्फ अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उन स्पीसीज को मेंशन करके विथ बैलेंस्ड फॉर्म इस इक्वेशन को हम लिखे तो हमें क्या मिलेगा? 2H2O3 2- प्लस I2, ये इक्विलिब्रियम साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जेनरेट होगा S4O6 2- प्लस I-। इस इक्वेशन में आप नोटिस कीजिए I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0।
और I माइनस का -1। अब 0 से अगर कोई स्पीसीज -1 में जा रहा है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो आयोडीन का यहाँ पे क्या हुआ, आयोडीन का रिडक्शन हुआ। अब H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और H4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5। +2 से +2.5 होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो थायोसल्फेट आयन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आयोडीन का खुद का अगर रिडक्शन हुआ है मतलब आयोडीन किसी और से इलेक्ट्रॉन स्नैच किया है तभी जाके उसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाया है, और जिससे इलेक्ट्रॉन स्नैच किया है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। मतलब आयोडीन इन दिस रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल प्ले किया है। और इन केस ऑफ H2O3 थायोसल्फेट एनायन ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मतलब ये ऑक्सीडाइज होने के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन में हेल्प किया है। तो इसका मतलब H2O3 इन दिस रिएक्शन एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि मैंने जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन दिया है, इस इक्विलिब्रियम साइन का मतलब कि रिएक्शन कोई भी साइड से कोई भी साइड में शिफ्ट कर सकता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। लेकिन हमें जानना है कि कौन सा वाला रिएक्शन एक्चुअली ऑकर किया है, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में ज़्यादा शिफ्ट था या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा शिफ्ट था। इसका आंसर जानने के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल या ईएमएफ, रिडक्शन पोटेंशियल या ईएमएफ का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कोई एक मेटल आयन है M1 जो कि 3+ स्टेट में है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के बाद प्रोड्यूस करता है M1 2+। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है मतलब M1 3+ आयन हैज़ बीन रिड्यूस। और इस रिडक्शन के लिए जितना वोल्टेज का ज़रूरत था वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर रिप्रेजेंट करें एज E0 वोल्ट तो E0 वोल्ट हो जाएगा पर्टिकुलर फॉर दिस चेंज EMF और रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब M3+/M2+ इस चेंज का EMF होगा E0 वोल्ट। अब E0 वोल्ट के जो वैल्यू है वो वैल्यू जितना ज़्यादा होता है रिडक्शन उतना ही हैपनिंग होता है, मतलब रिडक्शन होना उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है। और E0 वैल्यू अगर कम है मतलब वो स्पीसीज रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस होने का टेंडेंसी उसका कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर मेटल प्रोड्यूस करता है और इस रिएक्शन का E0 वैल्यू है और इस रिडक्शन प्रोसेस का E0 वैल्यू है 0.34 वोल्ट। और एक दूसरा प्रोसीड्यूर जहाँ पे जिंक 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जिंक मेटलिक फॉर्म में आ जाता है और इस प्रोसेस का जो E0 वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। अब ये जो दो E0 वैल्यू है 0.34 वोल्ट और -0.76 वोल्ट, कौन सा ज़्यादा वैल्यू है, ऑब्वियसली 0.34 वोल्ट। जिसका वैल्यू ज़्यादा है E0 वो रिड्यूसिंग एक्चुअली पॉसिबल होगा। और दूसरे जो स्पीसीज के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है जिसका E0 वैल्यू कम है वो एक्चुअली ऑपोजिट साइड में रिएक्शन होगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इन दोनों सिस्टम का अगर कोई रिएक्शन हो सो द टोटल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, Cu2+ plus Zn will be in equilibrium with Cu plus Zn2+। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक्चुअली राइट हैंड साइड में शिफ्टेड है, मतलब राइट हैंड साइड का रिएक्शन ज़्यादा प्रोबेबल है। सो मेन जो हमारा प्रॉब्लम था कि थायोसल्फेट एनायन के साथ जब आयोडीन मेटालिक फॉर्म में रिएक्शन करेगा तब ये इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा, ये टेट्राथायोनेट एनायन और आयोडाइड आयन प्रोड्यूस करेगा या फिर इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि थायोसल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए I2 2I- इस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट और H4O6 से H2O3 इस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.08 वोल्ट। तो ज़्यादा कौन सा है, 0.54 वोल्ट। इसका मतलब इन दोनों सिस्टम का अगर रिएक्शन होगा तो I2 विल ऑलवेज प्रोड्यूस I- एनायन और H2O3 खुद ऑक्सीडाइज होके H4O6 एनायन में कन्वर्ट होगा। सो इन दिस केस इन दिस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स डाउन साइड, मतलब एक्चुअली में राइट साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। I2 से I- एनायन जनरेट होगा और थायोसल्फेट खुद ऑक्सीडाइज होकर जनरेट करेगा टेट्राथायोनेट एनायन। अब ये 4 रिएक्शन देखिए,
ये फर्स्ट 4 रिएक्शन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल, आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट उनसे ज़्यादा है। मतलब ये 4 में से कोई भी सिस्टम के साथ अगर आयोडीन के सिस्टम का रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये 4 सिस्टम राइट हैंड साइड में अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देगा, और लेफ्ट हैंड साइड में किसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? आयोडीन सिस्टम का। मतलब I- से I2 जनरेट होगा। मतलब इन 4 रिएक्शन के केस में I- विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और ये 4 स्पीसीज विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट जिस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन का सिस्टम के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है वो अपना इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। मतलब H2O3 वाला सिस्टम के साथ I2 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में आयोडीन को यूज किया जाता है बिकॉज इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है विच इज कॉपर 2+ आयन। कॉपर 2+ से कॉपर प्लस ये जनरेट करने के लिए जितना EMF चाहिए वो है 0.15 वोल्ट विच इज़ मच लोअर देन 0.54 वोल्ट। सो अगर ये दोनों सिस्टम का रिएक्शन हो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आयोडीन खुद रिड्यूस होगा, I- एनायन फॉर्म करेगा और उसके साथ Cu+ ऑक्सीडाइज होके Cu2+ मतलब Q+ से क्यूप्रिक एनायन जनरेट होगा। लेकिन ये एक्चुअली गलत है क्योंकि कॉपर प्लस Cu+ I- के प्रेजेंस में CuI का Q+ आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेशन जनरेट करते हैं और ये प्रेसिपिटेशन जनरेट करने के वक्त Cu+ ये सिस्टम का जो E0 है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होके 0.86 वोल्ट में पहुंच जाता है। मैंने EMF के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स एंड कंडीशंस का क्या इफेक्ट जनरेट होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि प्रेसिपिटेशन कैसे E0 को इफेक्ट कर सकता है और ये इफेक्ट के वजह से ही नर्न्स इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि इनिशियल 0.15 वोल्ट जो EMF था वो आफ्टर CuI प्रेसिपिटेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इफेक्ट से बढ़ के 0.86 वोल्ट हो गया है विच इज मच हायर देन 0.54 वोल्ट। और अब क्योंकि Cu2+ Cu+ सिस्टम का E0 I2 I- सिस्टम के EMF से ऊपर चला गया है तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब I- विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री ये दोनों नाम दिया जाता है इसका बेसिस ही है कि आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा या एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। आयोडीमेट्री के केस में जहाँ पे I है आयोडीमेट्री, आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग इस वर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आईज है, 1 I 2 I 3 I। सो इन केस ऑफ आयोडीमेट्री आयोडीन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये खुद रिड्यूस होगा और I- होगा। ये आयोडीमेट्री का बेसिस है। और आयोडोमेट्री में क्या होगा? आयोडोमेट्री में आयोडीन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आयोडीन खुद तो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता, कौन करेगा? आयोडाइड एनायन। सो इन केस ऑफ आयोडोमेट्री I- विल प्रोड्यूस I2 इन द सिस्टम। सो ये है डिफरेंस मेन बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। और डिफरेंस क्या है कि आयोडीमेट्री में डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब क्या? मतलब पर्टिकुलर जो एनालाइट दिया गया है हमको, जिसका अननोन कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है, उसके साथ हम डायरेक्टली आयोडीन का रिएक्शन कर सकते हैं और इस रिएक्शन के एंड पॉइंट को एनालाइज करके हम डायरेक्टली इस एनालाइट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट का अगर कंसंट्रेशन हमारे पास अननोन हो तो उसके साथ डायरेक्ट आयोडीन का टाइट्रेशन करवाएंगे, हमको मिल जाएगा I- और H4O6 2-। और इस रिएक्शन में कितने ml ऑफ कितना मोलर या कितना नॉर्मल आयोडीन कंज्यूम्ड हुआ उसके बेसिस पे सोडियम थायोसल्फेट के अननोन कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ आयोडोमेट्री हमें इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करना पड़ता है। ये डिफरेंस नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे था डायरेक्ट टाइट्रेशन आयोडीमेट्री में और यहाँ पे है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन आयोडोमेट्री में। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आयोडीन एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। फॉर एग्जांपल I- से I2 जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका अननोन सोल्यूशन हमें दिया गया है और इसका स्ट्रेंथ निकालना है, तो इन स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप में Cr2O7 2- के साथ I- का रिएक्शन करवाएंगे और इस रिएक्शन में जितना अमाउंट आयोडीन लिबरेट हुआ, इसको बोलते हैं लिबरेटेड आयोडीन, उस लिबरेटेड आयोडीन को स्टेप 2 में एग्जैक्टली लाइक आयोडीमेट्री थायोसल्फेट सोल्यूशन से कंज्यूम करवा देंगे।
बस डिफरेंस क्या होगा कि आयोडीमेट्री में यहाँ पे थायोसल्फेट का कंसेंट्रेशन अननोन था, यहाँ पे हमारा थायोसल्फेट का जो कंसेंट्रेशन वो नोन रहेगा, जिसको यूज़ करके हम I2 का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। और इस बैक टाइट्रेशन के थ्रू फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली कितना डाइक्रोमेट एनायन का कंसेंट्रेशन था वो हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सो इन दिस केस ऑफ आयोडोमेट्री हमें इनडायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जबकि इन केस ऑफ आयोडीमेट्री डायरेक्ट प्रोसेस से हमें मिल जाता है अननोन कंसेंट्रेशन। अब देखिए आयोडीमेट्री में हमने ये तो कह दिया कि I2 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होगा और I- जनरेट करेगा। लेकिन इस रिएक्शन का एंड पॉइंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के वक्त ब्यूरेट में क्या रहता है? ब्यूरेट में रहता है टाइट्रेंट, मतलब I2 सोल्यूशन ब्यूरेट में रहेगा। और बिकर में क्या रहेगा? बिकर में रहेगा टाइट्रेंट या एनालाइट, इन दिस केस सोडियम थायोसल्फेट अननोन स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। अब पहली बात तो I2 का एक्वस सोल्यूशन बनाना नियर इम्पॉसिबल है। सो इसके लिए I2 विल बी डिजॉल्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ Ki या पोटेशियम आयोडाइड। ये आपको जनरेट करके देगा I3- विच इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ आयोडीन। अब एज्यूम कीजिए कि हम ऊपर से आयोडीन को ड्रॉप वाइज ऐड करते गए और मिक्सचर में कोई इंडिकेटर नहीं है, तब क्या कोई कलर नहीं जनरेट होगा? हाँ, जनरेट होगा। इन केस ऑफ नो इंडिकेटर एक गोल्डन येलो या ब्राउन कलर जनरेट होगा, जो कि हम जो I3- आयन सोल्यूशन में ऐड किए थे उसका खुद का कलर है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जितना भी I2 था इन फॉर्म ऑफ I3- वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा 2I- में, और सोडियम थायोसल्फेट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राथायोनेट में। तब ये गोल्डन येलो और ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा और ये कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म होगा। लेकिन ये गोल्डन येलो या ब्राउन कलर इतना फेंट है, मतलब इतना हल्का है कि हमसे एंड पॉइंट मिस हो सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक इंडिकेटर ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे कॉमन इंडिकेटर कौन सा है? स्टार्च। स्टार्च इज नथिंग बट अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज जैसे एक मोनोसेकेराइड है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड अगर पॉलीमराइज करें तो जनरेट होता है पॉलीसेकेराइड, फॉर एग्जाम्पल चिटिन, सेलुलोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। अब ये स्टार्च का चेन नॉर्मल सोल्यूशन में इन एब्सेंस ऑफ आयोडीन ऐसे रहता है विदाउट एनी अरेंजमेंट, बट इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन मतलब I2 विच वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ I3-, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन स्टार्च ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं एमाइलो हेलिकेज। यहाँ पे हर एक हेलिक्स के अंदर I3- एनायन का इनकॉर्पोरेशन होता है और एज ए रिजल्ट हमें एक ब्लू सोल्यूशन मिलता है विच इज कॉल्ड स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और जब ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, मतलब सब आयोडीन I- में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये ब्लू कलर डिसअपियर कर जाते हैं। सो द एंड पॉइंट ऑफ आयोडीमेट्री is detected by the disappearance of blue starch iodine complex। ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए pH बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। In case of iodimetry, the titrations are performed generally in mildly alkaline or neutral or faintly acidic solutions। मतलब जिस सोल्यूशन का pH लगभग 6.5 से 8 तक रहे। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है? 7 pH। सो 7 से बहुत कम भी ना हो pH और 7 से बहुत ज़्यादा भी ना हो pH। रीज़न क्या है? केस 1, अगर pH बहुत ज़्यादा है, मतलब इफ स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन इज देयर, तो आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा IO- विच इज कॉल्ड हाइपोआयोडेट एनायन और I- आयोडाइड एनायन में। और हमें आयोडीमेट्री में क्या चाहिए था? I2 शुड बी कन्वर्टेड टू I- एनायन ओनली। सो फॉर दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वी कांट यूज स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा? इन केस ऑफ द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब pH 7 से बहुत कम है, तो 3 पॉसिबिलिटीज अराइज करेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जो स्टार्च हम एज इंडिकेटर यूज करते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए, वो खुद हाइड्रोलाइज या डिकम्पोज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ हाई H+, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक अगर हो सोल्यूशन, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेवरल रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स सिवियरली डिक्रीज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब किनको कहा गया है? आयोडीमेट्री में आयोडीन खुद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, मतलब बाकी जो एनालाइट है जिसका कंसेंट्रेशन हमें निकालना है वो काम करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर अगर सिवियरली डिक्रीज हो जाए तो वो आयोडीन को I- में रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सो दिस इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स I-। और थर्ड पॉसिबिलिटी,
आयोडीमेट्रिक रिएक्शन में मेनली I2 से I- जनरेट होता है, लेकिन अगर सोल्यूशन में ज़्यादा एसिडिक रहे, मतलब ज़्यादा H+ आयन कंसेंट्रेशन हो, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आयोडीमेट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ I- एनायंस को वापस I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। सो द आयोडीमेट्रिक रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड। सो दैट इज द थर्ड डिफिकल्टी। तो इसीलिए हमें आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में pH का ध्यान रखना है कि pH 6.5 से 8 इसी रेंज में रहे। ये पॉइंट हमने पहले ही देखा था कि Cr2O7 2- का जो E0 वैल्यू होता है, मतलब EMF वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, या फिर MnO4 सिस्टम का या फिर सीरियम कॉम्प्लेक्सेस का जो E0 वैल्यू होता है, दैट इज मच हायर देन I2 I- रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आयोडीन सिस्टम के साथ रिएक्शन में आयोडीन इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये जितने भी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनके साथ आयोडीन सिस्टम का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। और आयोडीमेट्री में आयोडीन के साथ टेक पार्ट करता है बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स, एंड दैट इज वाई आयोडोमेट्री इज अ वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस। इन दिस पॉइंट इट इज सेड कि आयोडीन का सॉल्युबिलिटी वाटर में लो है, और इसीलिए हमें इन प्रेजेंस ऑफ Ki या फिर कोई एक आयोडाइड एनायन आयोडीन को सॉल्यूबल करना पड़ता है एक्वस मीडियम में, ताकि हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म कर सके। सो I3- इज द एक्चुअल स्पीसीज यूज्ड इन आयोडीमेट्री। दिस स्मॉल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। अब आयोडीमेट्री में आयोडीन को यूज करके एज ए स्टैंडर्ड हम दूसरे अननोन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ तो डिटरमाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले I2 सॉल्यूशंस आर देमसेल्व्स सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत सारे किताबों में H2O3 मतलब सोडियम थायोसल्फेट का नॉन कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन को यूज करके ही आयोडीन का स्टैंडर्डाइज करवाया जाता है, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ H2O3 सोडियम थायोसल्फेट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो आयोडीन सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बेस्ट तरीका है प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करना, लाइक आर्सेनस ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड आर्सेनस ऑक्साइड क्योंकि AS का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 3+ और एक है 5+। यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सो दिस इज कॉल्ड आर्सेनस ऑक्साइड, नहीं तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। सो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग भी होना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज करने के लिए आयोडीन को, नहीं तो I2 जिसका स्ट्रेंथ हमें जानना है वो I- में कैसे कन्वर्ट होगा और हमें एंड पॉइंट कैसे मिलेगा, है ना। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक AS2O3 विच आर वेरी फाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ I2 सॉल्यूशंस। अब कुछ सब्सटेंस जिनको आयोडीमेट्रिकली जिनका कंसेंट्रेशन डिटरमाइन किया जाता है, और इन सब रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने मोल एनालाइट कितने मोल आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और उस रिएक्शन का इन फैक्टर कितना है। इन फैक्टर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिएक्शन 1 मोल SN2+ इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल आयोडीन, और कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2+ ऑक्सीडेशन फॉर्म से 4+ ऑक्सीडेशन फॉर्म में गया है, मतलब स्टेनस से स्टेनिक हुआ है। सो 2 इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसपोर्टेड। सो SN2+ रिलेटेड कंपाउंड, मान लीजिए आपको SnCl2 दिया हुआ है, स्टेनस क्लोराइड, इसका अगर अननोन सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालना हो तो इन फैक्टर आप यूज कीजिएगा वहां पे 2, और ये इंफॉर्मेशन को यूज कीजिएगा कि 1 मोल SN2+ इज कंज्यूमिंग 1 मोल आयोडीन। अब एक प्रैक्टिकल आयोडीमेट्रिक लेबोरेटरी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि डिटरमाइन % प्योरिटी ऑफ ए हाइड्रोजन सैंपल। हाइड्रोजन मतलब N2H4। N2H4 का एक सैंपल दिया गया है, उसको आयोडीमेट्रिकली हमको डिटरमाइन करना है कि कितना % प्योर है वो सैंपल। गिवन दैट 1.4286 ग्राम इज द सैंपल वेट, मतलब कौन सा सैंपल, हाइड्रोजन सैंपल का वेट है 1.4286 ग्राम। It is dissolved in 1 liter solution. अब 50 ml of this solution when titrated with standard 0.1 normal iodine solution, it shows dark blue color with titer value 91.30 ml. It shows नहीं होगा यहाँ पे, पहले तो ये disappears होगा, क्योंकि end point of any iodometric titration is marked by the disappearance of dark blue color. End point में या equivalent point में डार्क ब्लू कलर का डिसअपियरेंस हो जाता है। सबसे पहले तो एकदम लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिकली समझिए, अगर आपके पास 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड नहीं है तो सबसे पहले ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट काम है। सेकंड काम क्या है, इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ AS2O3। अब 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे।
आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 126.9 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। अगर हमें 1 मोलर आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता 1 लीटर, तो हम डायरेक्ट इतना ग्राम ले लेते। अगर हमें 0.1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता तो हम 12.69 ग्राम आयोडीन ले लेते। लेकिन हमको नॉर्मलिटी कहा गया है कि हमें 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। क्योंकि हमें पर्टिकुलरली कोई वॉल्यूम नहीं कहा गया तो हम 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट जानना पड़ेगा। अब कोई भी रिएक्शन में, खास करके आयोडीमेट्रिक रिएक्शन में, I2 कन्वर्ट होता है I माइनस में, 2I माइनस में, और इसके लिए वो कंज्यूम करता है 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन फैक्टर कितना हुआ? इन फैक्टर हुआ 2। सो द इक्विवेलेंट वेट विल बी 126.9 बाई 2 इक्वल्स टू 6345 ग्राम। अब 1 नॉर्मल 1 लीटर सोल्यूशन के लिए इतना ग्राम आयोडीन काफ़ी था। हमें 0.1 नॉर्मल 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। सो वी शुड टेक 6.345 ग्राम ऑफ आयोडीन, और हमें इसको H2O में, मतलब एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि I2 इज नॉट डिजोल्व्ड इन H2O इजीली, सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इसके साथ Ki भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये H2O में डिजोल्व होगा। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, I2 फॉर्म्स I3 माइनस आयन, और यही I3 माइनस आयन आयोडीमेट्री में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है। अब हमारे मुताबिक ये 0.1 नॉर्मल है, बट क्योंकि आयोडीन एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा विथ सम प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है? AS2O3। अब मान लीजिए कि लेबोरेटरी में AS2O3 भी नहीं है, तो AS2O3 भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कितना? सेम स्ट्रेंथ का 0.1 नॉर्मल, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइज करना है 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन। अब AS2O3 नॉर्मल H2O में डिजोल्व नहीं होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक सोल्यूशन में डिजोल्व होता है। और इसका रिगार्डिंग इक्वेशन है ये, AS2O3 प्लस 4OH माइनस HASO3 जनरेट करता है। क्योंकि ये सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है, तो एक बार AS2O3 डिजोल्व होने के बाद इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें थोड़ा सा एसिड ऐड करना पड़ता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, HSO3 जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, that ultimately converted into H3ASO3। ये फाइनली है प्राइमरी स्टैंडर्ड जिससे हम आयोडीन सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो फाइनली हमारा क्या इक्वेशन आएगा वो देखते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ पे देखिए 1 मोल AS2O3 से 2 मोल HSO3 जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिएक्शन सिस्टम को, ताकि ऐड करने के वक्त ये दोनों तरफ का HSO3 कैंसिल हो जाए। सो 1 मोल AS2O3 से जनरेट हुआ 2 मोल H3ASO3 जो फाइनली रिएक्ट करेगा आयोडीन से। अब इस सोल्यूशन को हम ब्यूरेट में लेंगे, और आयोडीन जिसको स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम नीचे बीकर में लेंगे एज टाइट्रेंट। और स्टार्च इंडिकेटर के प्रेजेंस में अगर हम ड्रॉप वाइज H3ASO3 को ऐड करते जाए तो I2 के साथ रिएक्शन चालू होगा, और रिएक्शन खत्म होने के वक्त ये स्टार्च इंडिकेटर का जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा। सो इस स्टैंडर्डाइजेशन रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि 1 मोल H3ASO3 1 मोल I2 को कंज्यूम करता है, लेकिन ये जो H3ASO3 जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है 2 मोल। एक्चुअली ये 2 मोल जनरेट हुआ है फ्रॉम 1 मोल AS2O3। सो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? 2H3ASO3 प्लस 2I2, मतलब 2 मोल आयोडीन कंज्यूम हुआ है। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 1 मोल AS2O3 कैन कंज्यूम 2 मोल आयोडीन। अब जो 0.1 नॉर्मल, हमारे हिसाब से जो 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन हमने बनाया है, 1 लीटर बनाया था। इस 1 लीटर सोल्यूशन के मान लीजिए 50 ml एलिकॉट को हमने बीकर में लिया, और उसको टाइट्रेट करने के बाद हमारे पास एंड पॉइंट जो आया तब ब्यूरेट का रीडिंग था 48.90 ml, और ब्यूरेट में क्या था? AS2O3 का सोल्यूशन, और AS2O3 का सोल्यूशन हमने बनाया था 0.1 नॉर्मल। कैसे बनाया था? AS2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है 197.84 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर विच इज 4 इन दिस केस। 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 49.46 ग्राम। ये 1 इक्विवेलेंट है। हमें चाहिए कितना? 0.1 नॉर्मल, मतलब 0.1 इक्विवेलेंट वेट कितना होगा?
4.946 ग्राम। सो 4.946 ग्राम आर्सेनस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को अगर हम 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करें तो हमारे पास 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन का रीडिंग क्या आया है 48.90 ml। अब हमको पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 में मैंने दिखाया था क्यों M1V1 इक्वल्स टू M2V2 यूज़ करना सही नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक। सो N1 के जगह हम क्या लिखेंगे 0.1 जो कि AS2O3 का हमने सोल्यूशन स्ट्रेंथ बनाया है। सोल्यूशन कितना कंज्यूम हुआ है 48.9 इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ आयोडीन सोल्यूशन जिसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है और जिसका नॉर्मलिटी हमें पता नहीं। हमने बनाया तो है अपने हिसाब से 0.1 नॉर्मल, लेकिन हमें पर्टिकुलरली स्टैंडर्डाइज करके ही पता चलेगा कि नॉर्मलिटी कितना है। इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने लिया था एलिकॉट आयोडीन सोल्यूशन का 50 ml वॉल्यूम लिया था बीकर में। सो यहाँ से N2 का वैल्यू आएगा 0.0978। ये आपका एक्चुअल नॉर्मलिटी होगा। हमने बनाया था आयोडीन 0.1 नॉर्मल, लेकिन स्टैंडर्डाइज करने के बाद पता चला कि आयोडीन का एक्चुअल नॉर्मलिटी है 0.0978 नॉर्मलिटी का सोल्यूशन। अब मेन प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन उसके पहले हमें जानना है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या होता है आयोडीन के साथ। ये है हाइड्रोजन के साथ आयोडीन का रिएक्शन, और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलेगा हाइड्रोजन का इन फैक्टर। हाइड्रोजन में N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। सो पर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना हुआ 2, और कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। सो 2 × 2 4। सो 4 विल बी द इन फैक्टर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास 50 ml ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन है जिसको हमने टाइट्रेट करवाया है विथ 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन से, और हमारा टाइटर वैल्यू है ये 91 नहीं होगा, ये 71.3 ml होगा। हमारा टाइटर वैल्यू है 71.3 ml। तो यहाँ पे हम N1V1 N2V2 लगा सकते हैं। सो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 क्या है नोन कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, जिसको हमने प्रिपेयर तो किया था 0.1 नॉर्मल, लेकिन AS2O3 के साथ स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमको एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चला है 0.0978 नॉर्मल। सो 0.978 नॉर्मल, और वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है 71.3 ml, ये टाइटर वैल्यू इक्वल्स टू अननोन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन इनटू एलिकॉट लिया गया था 50 ml फ्रॉम जो 1 लीटर सोल्यूशन था जिसको प्रिपेयर किया गया था 1.कितना ग्राम 1.426 ग्राम 1.4286 ग्राम। So normality of hydrogen solution will be 0.1395। अब ये अगर नॉर्मलिटी है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन हमने बनाया है 1 लीटर सोल्यूशन, तो उसमें हाइड्रोजन एक्चुअली कितने ग्राम है, इसके लिए हमें हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जानना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इन फैक्टर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 38 डिवाइडेड बाई, आपको मैंने कहा था याद रखने के लिए जब ये वाली इक्वेशन में मैंने दिखाया था कि इन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इज 4। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 38 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, सो आंसर विल बी 9.5 ग्राम। सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन 9.5 ग्राम, सो इतना इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन होगा इंटू 9.5 इक्वल्स टू 1.3253 ग्राम। सो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन वाइज एक्चुअल में इतने ग्राम हाइड्रोजन सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। कितने ml सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में, लेकिन हमने डिजोल्व किया था 1.4286 ग्राम हाइड्रोजन को। तो जो सैंपल है इसका मतलब वो सैंपल इम्प्योर है। सो परसेंट प्योरिटी कितना होगा, परसेंट प्योरिटी विल बी इक्वल्स टू 1.3253 डिवाइडेड बाई 1.4286 into 100, so equals to 92.77%। ये है परसेंट प्योरिटी, और क्वेश्चन में आपको वही पूछा गया था, सो दिस विल बी द आंसर। सो ये था प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आयोडीमेट्री। अब डिमेरिट्स ऑफ स्टार्च एज इंडिकेटर। हम नॉर्मली स्टार्च इंडिकेटर को यूज करते हैं और एंड पॉइंट में ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि ये नॉर्मली इनसोल्यूबल है कोल्ड वाटर में। जो स्टार्च है वो इनसोल्यूबल है कोल्ड वाटर में, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, ऑब्वियसली ये इनसोल्यूबल होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज,
अगर हम सोचे कि ठीक है कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल है तो हम वार्म कर लेते हैं वाटर को, हॉट कंडीशन में ये सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन हॉट कंडीशन में जो ब्लू कलर आयोडीन के साथ जनरेट होता है वो डिसअपियर हो जाता है। सो डिसअपियरेंस ऑफ कलर इन वार्म और हॉट वाटर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोडीन गेट्स एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ स्टार्च, मतलब सोल्यूशन में हम आयोडीन प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ I3- और टाइट्रेशन खत्म होने के बाद ये कंप्लीटली I- में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साथ में हम जो इंडिकेटर के तौर पे स्टार्च ऐड करते हैं, आयोडीन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं एड्जॉर्ब हो जाता है, मतलब स्टार्च के सरफेस में आयोडीन एड्जॉर्ब हो जाता है। और एज ए रिजल्ट अगर हम स्टार्च इंडिकेटर को टाइट्रेशन के शुरुआत में ही ऐड कर देंगे, जैसे कि हम बाकी नॉर्मली कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर होता है उसको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, तो स्टार्च को भी अगर सबसे पहले ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो आयोडीन जितने अमाउंट है उनमें से ज़्यादातर अमाउंट इस स्टार्च में एड्जॉर्ब हो जाएगा और इतने अच्छे से आयोडीन स्टार्च ब्लू कलर का कम्प्लेक्स बनाएगा कि वो कम्प्लेक्स से आयोडीन को रिलीज करने में स्टार्च को टाइम लगेगा। इन दैट मेन टाइम साथ में जो एनालाइट है, मान लीजिए H2O3 थायोसल्फेट, ये एनालाइट है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो आयोडीन चाहिए ना, लेकिन आयोडीन को स्टार्च छोड़ नहीं रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करके बैठा है। तो ब्यूरेट से हम जो आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं बीकर में, तो वो हमको ज़्यादा ड्रॉप लगेगा क्योंकि सोल्यूशन में जो आयोडीन प्रेजेंट है वो स्टार्च ने एब्जॉर्ब करके रखा है, तो ऊपर से हमको ज़्यादा आयोडीन गिराना पड़ेगा H2O3 को ऑक्सीडाइज करने के लिए। एंड एज ए रिजल्ट जितना ml हमारा टाइटर वैल्यू आने वाला था एट द एंड पॉइंट उतना नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। हम ब्यूरेट से आयोडीन ऐड करते ही जाएंगे जबकि ऑलरेडी कुछ आयोडीन स्टार्च में एब्जॉर्ब होकर बैठा है। सो ऑन द होल अगर हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट लाने के लिए या एंड पॉइंट लाने के लिए 10 ml आयोडीन का ज़रूरत था, उसमें हमारा लग जाएगा 15 ml। सो हमारा रीडिंग गलत आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्च को हमेशा रिएक्शन के एंड में ऐड करते हैं। This is why the starch solution should not be added until just prior to the end point when color just began to fade। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम स्टार्च सोल्यूशन ना यूज़ करें तो आयोडीन Ki के साथ मिलके जो I3- फॉर्म करता है उसका एक गोल्डन येलो कलर रहता है, वो गोल्डन येलो कलर खुद ब खुद फेड होता रहेगा जब एंड पॉइंट अप्रोच होगा, और वो फेडिंग ऑफ कलर देख के हमको पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट आने वाला है, तब हम स्टार्च को ऐड करेंगे ताकि ये एड्जॉर्प्शन वाला प्रॉब्लम अराइज ना करे। नाउ ऑल्टरनेट इंडिकेटर, स्टार्च के इतने सारे डिमेरिट्स है तो हमें ऑल्टरनेट इंडिकेटर ढूंढना पड़ेगा। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज एन एक्सीलेंट ऑल्टरनेट इंडिकेटर। यहाँ पे एंड पॉइंट होता है ग्रीन टू ब्लू। इसके अलावा हम CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 इनको भी यूज कर सकते हैं एज इंडिकेटर। इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रेडिश वायलेट से कलरलेस ये एंड पॉइंट होता है।